सेरोई कहता है 15 साल का प्लान है मेरा, बस 6 साल और बर्दाश्त करूंगा, उसके बाद मेरे बर्दाश्त की हद होगी। बुरा वक्त जल्द ही खत्म होगा मेरा और तेरा शुरू हो जाएगा। इतना कहकर सेरोई वहाँ से चला जाता है। गनोन कहता है जेल से पूरा पागल होकर आया है, साले ने डरा ही दिया था। ईसीओ यहीं पर खड़ी होती है, वो काफी उदास होती है। अगले दिन ईसीओ और गनसू स्कूल के फील्ड का चक्कर लगा रहे होते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने उनको पनिशमेंट दिया है। माइनर होकर भी वो लोग पब में ड्रिंक करने गए थे, इसी वजह से सजा मिली है। गनसू कहता है बेचारे का लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, वो भी हमारी वजह से। तुम देख रही हो हमें पनिशमेंट क्या मिली, बस ग्राउंड के चक्कर लगाना और अपोलॉजी लेटर लिखना। वैसे उस बेचारे ने सही कहा था, हम छोटे हैं ना इसलिए बच गए। पब बंद करने की बात पर भी वो गुस्सा नहीं हुआ, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो ईसीओ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक नंबर का अकड़ू और डफर है। फिर जब वो दोनों अपोलॉजी लेटर लिख रहे होते हैं तो ईसीओ सेरोई के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपोलॉजी लेटर लिखने के बजाय उसमें सेरोई की स्केच बना देती है। पब में चोई टेबल के ऊपर अपना सिर मार रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से पब बंद होने वाला है। यहाँ से हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उस दिन चोई जेल में आया था, वो घुटनों पर बैठकर सबको सलाम करता है और अपना नाम बताता है। उनका बॉस कहता है सुनो सेरोई, तुमसे 1 साल का छोटा है तो उसका ध्यान रखना, इतना भी छोटा नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है। अबे साले कम से कम झूठ का ही बोल देता। उसके बाद जब चोई बॉस के साथ घूम रहा होता है तो उनसे पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो बॉस कहता है वो लड़का, उसका नाम सेरोई है, वो तुमसे 1 साल बड़ा है, तो तुम लोग अगर भाइयों की तरह रहोगे तो मुझे काफी खुशी होगी। लेकिन उसने तो आपसे बदतमीजी से बात की थी, कौन से गैंग का है। बाहर से वो अकड़ू और खड़ूस दिखता है पर अंदर से ऐसा नहीं है। लेकिन उसको गुस्सा दिलाना कुत्ते की दुम पर पैर रखने के बराबर है, गुस्से में वो पागल हो जाता है। फिर चोई सेरोई के पास आता है और पूछता है कि क्या कर रहे हो। तो सेरोई कहता है मैं पढ़ रहा हूँ। चोई पूछता है कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? नहीं तो तुम बस हर वक्त पढ़ते रहते हो इसलिए पूछ रहा था। सेरोई बताता है कि उसको बहुत कुछ सीखना है इसलिए पढ़ रहा है। अरे कौन सा तीर मार लोगे तुम, वैसे भी हम जैसे गरीब कैदियों के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं। आज मैं यहाँ का कैदी जरूर हूँ पर एक न एक दिन यहाँ से बाहर भी निकलूंगा। पर ऐसे ही कोई किसी मुजरिम को नौकरी पर क्यों ही रखेगा। तुम मुजरिम हो, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, शायद इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अगर ऐसा ही सोचते रहे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे कोशिश करनी है। ये सुनकर चोई कहता है तुम्हारी बातें मुझे चुभ रही है, मुझे ताने मार रहे हो क्या, कह रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो सेरोई कहता है मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि तुम्हें अपनी सोच अपने पास रखनी चाहिए। ये सुनकर चोई सेरोई का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है साले कुत्ते कब से देख रहा हूँ, अकड़ दिखा रहा है मुझे, अपने आप को समझता क्या है, तू भी तो मेरी तरह एक मुजरिम ही है। सेरोई कहता है हाँ तो तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई है क्या? अगर ये सोचते हो कि तुम कुछ भी करने के लायक नहीं हो तो गधे हो तुम। चोई गुस्सा हो जाता है और उसको एक पंच मारता है और कहता है चल बता क्या करेगा बाहर जाकर तू। वो सेरोई को मारने लगता है और कहता है क्या मजदूरी करेगा या फिर फिशिंग बोट पर काम करेगा। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं और चोई को पकड़ लेते हैं। सेरोई उठता है और कहता है मैं पढ़ूंगा, मजदूरी करूंगा और फिशिंग बोट पर काम भी करूंगा, शुरुआत इनसे करूंगा, फिर जो मन होगा वो करूंगा। तुम आखिर होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले, जो हासिल करना चाहता हूँ करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। ये सब सुनकर चोई काफी हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि किस तरह के इंसान है ये। जब चोई जेल से रिहा हुआ था तो उसने वही काम फिर से शुरू कर दिया था, मतलब कि गुंडागर्दी, मारपीट, वही गैंगस्टर वाला काम। और देखते ही देखते 7 साल बीत गए। जब सेरोई अपना पब खोल लेता है तो उसे मिलने के लिए बॉस आता है जो कि उसके साथ जेल में था। बॉस कहता है अरे सेरोई बहुत टाइम बाद मिले, कैसे हो तुम? यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपना पब खोल लिया है, इसको खोलने में काफी पैसे लगे होंगे ना। सेरोई ने खुद का पब खोल लिया है, ये जानकर चोई काफी शौक में होता है। यहाँ पर सेरोई चोई को भी हाय कहता है और उसका हालचाल पूछता है। चोई हमसे कहता है वक्त सभी को एक जैसा ही मिलता है, लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल उसने किया था, मैंने तो सिर्फ बर्बाद किया। उसके बाद हम देखते हैं चोई सेरोई के पब में ड्रिंक कर रहा होता है। तो सेरोई पूछता है कि तुम हमेशा यहीं पर क्यों आते हो, क्यों मेरा यहाँ पर आना तुम्हें पसंद नहीं है? नहीं, मेरा तो फायदा ही हो रहा है। चोई कहता है इतना ज्यादा काम क्यों कर रहे हो, कस्टमर तो है ही नहीं, मेरे साथ आकर ड्रिंक करो। फिर सेरोई उसके साथ बैठ
देखकर ड्रिंक करने लगता है। वो पूछता है कि तुम आजकल अकेले ही आते हो, सब कुछ ठीक है ना? चोई कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें देखने आता हूँ, अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह काम करते देखकर, मैं तुम्हारा फैन हूँ। तुमने जो कुछ भी कहा था सब करके दिखाया, अब मैं भी ढंग का काम करना चाहता हूँ, जैसे कि बुरे काम ना करना और मेहनत का खाना। मुझे अब भी हमारी पहली मुलाकात याद है, तो अब तक तुम सुधरे कि नहीं? नाउ बैक टू द प्रेजेंट। सेरोई और यून चोई को टेबल पर सिर मारते हुए देख रहे होते हैं। सेरोई समझ जाता है कि चोई काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। उसके बाद हम ईसीओ को देखते हैं जो कि अपने घर पर सोशल मीडिया पर सेरोई को सर्च करती है, पर वो उसको नहीं मिलता है। फिर वो उसके पब का नाम सर्च करती है तो वो भी सोशल मीडिया पर नहीं होता है। वो कहती है मैंने जो बोला था उस डफर ने वो किया ही नहीं। पुलिस स्टेशन में गनवन ने जो कुछ भी कहा था उसको याद आता है, तो ईसीओ इंटरनेट पर सर्च करती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। तो उसको पता चलता है कि सेरोई ने गनवन को मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसको जेल जाना पड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं गनवन मिस्टर जैंग के साथ एक गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर गनवन मिस्टर जैंग को बताता है कि गनसू जिस पब में पकड़ा गया था वो सेरोई का है। उसके पब को 2 महीनों के लिए बंद कर दिया गया है। उसने 7 साल तक बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े होंगे, तब जाकर एक छोटा सा पब खोल पाया होगा और अब उसका खर्चा भी नहीं उठा पाएगा। मिस्टर जैंग कहते हैं सच कहूँ तो मुझे काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि वो फिर से मेरे बेटे की वजह से तकलीफ में है। डैड, बिजनेस सबकी बस की बात नहीं है। इतना कहकर वो चला जाता है। सेरोई चोई और यून के साथ कराओके आया होता है और वहाँ पर वो गाने गा रहा होता है, पर वो बहुत ज्यादा बेसुरा गा रहा होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के कान दर्द करने लगे होते हैं। यून चोई से कहता है कल से पब 2 महीनों के लिए बंद रहेगा, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। उसके बाद वो तीनों एक पब में बैठे होते हैं ड्रिंक करने के लिए। चोई यहाँ पर सेरोई से माफी मांगता है तो सेरोई कहता है मुझे एक बात बताओ, कब तक तुम इस तरह रहने वाले हो? देखो जो हो गया उसको तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। चोई फिर से उसको सॉरी कहता है तो सेरोई कहता है अगर तुमने एक बार और सॉरी कहा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। ये सुनकर चोई माफी मांगना बंद कर देता है। 2 महीने के लिए पब बंद रहेगा, तो इस दौरान हम अपनी कमियों पर काम करेंगे और उसको ठीक करेंगे। अगले दिन ईसीओ दानबाम को देखने आती है तो उसको पता चलता है कि ये 2 महीनों के लिए बंद रहेगा। कुछ दिन में न्यू ईयर आ जाता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए ईसीओ अपने फ्रेंड के साथ एक पब में आती है। वो अपना आईडी दिखाती है और उसको पब में एंट्री मिल जाती है। ईसीओ हमसे कहती है कि मैं अब 20 साल की हो चुकी हूँ, सारी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट भी हो गई हूँ। 1 जनवरी को मैं 20 साल की हो चुकी हूँ, मुझे तो नाचना चाहिए पर मैं खुश नहीं हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है हेलो गर्ल्स, आप तीनों को देखकर काफी खुशी हुई, प्लीज ज्वाइन अस, आज का डिनर और ड्रिंक का बिल हमारी तरफ से। ये सुनने के बाद वो तीनों ही हाँ कर देते हैं। 3 अजनबी लड़के, मेरा तो सिर घूम रहा है, मुझे बहुत बोर हो रहा है। पता नहीं क्यों उस लड़के से मिलने के बाद मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा है। ईसीओ उन लड़कों से कहती है मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं अब घर जा रही हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाती है तो वो लड़का उसके पीछे आता है। वहीं सेरोई और सोहा एक पब में ड्रिंक करने आए होते हैं। सोहा कहती है वाओ, आज तो पुराने दिन याद आ गए, क्या तुम भूल गए कि उन दिनों हाई स्कूल में तुम मुझे लाइक किया करते थे? तो सेरोई कहता है लाइक तो मैं अब भी करता हूँ। कुछ भी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो सेरोई कहता है नहीं तो, सिर्फ बातें करनी आती है तुम्हें, इतने सालों में तुम एक बार भी मुझे डेट पर लेकर नहीं गए, सिर्फ बोलने के लिए ये सब बोलते हो ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के लिए हमारा काम बहुत इम्पोर्टेंट है ना, और जब मेरा बिजनेस चल पड़ेगा तो जाहिर है तुम्हारी जॉब चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास डेट करने के लिए बहुत सारा टाइम होगा। ये सुनकर सोहा हैरान रह जाती है, तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक मत करो, तुम हमेशा वही बोलते हो जो तुम फील करते हो। अगर मेरी जॉब चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगी। ईसीओ जा रही होती है तो वो लड़का उससे पूछता है कि तुम अचानक से जा क्यों रही हो, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ईसीओ कहती है नहीं लगे। वो लड़का पूछता है तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा? तो ईसीओ बताती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो जाने लगती है। ये सुनकर वो लड़का कहता है खुद को समझती क्या हो, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों कर रही थी? तुम्हें पता भी है कि ड्रिंक कितने महंगे होते हैं। ईसीओ हंसने लगती है और कहती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो गए क्योंकि मैं तुमसे पटी नहीं ना। वो अपने पर्स में से पैसे निकालती है और उसके मुंह पे मारती है, फिर वो जाने लगती है। इससे वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है तो वो उसको रोकता है और एक जोर का थप्पड़ उसको मारता है और कहता है कि तुम जैसी मतलबी और घमंडी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो ईसीओ कहती है मैं खुद, और उसको उठाकर पटक देती है और उसको अपने पैर से मारने लगती है। फिर ईसीओ वहाँ से भागने लगती है तो वो लड़का उसका पीछा करने लगता है
वो बचने के लिए जल्दी जल्दी में मेंस वॉशरूम में घुस जाती है, जहाँ पर वो सेरोई को देखती है। सेरोई उसको वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और ईसीओ को चलने के लिए कहता है, पर ईसीओ जाने से मना करती है। सेरोई वहाँ से जाने लगता है तो ईसीओ उसको रुकने के लिए कहती है। तो सेरोई पूछता है क्या हुआ। तभी वो लड़का कहता है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कुछ भी बकवास मत करो। तुम्हारा गाल सूजा हुआ है, मैं चला जाऊंगा अगर मैं श्योर हो जाऊँ कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारे गाल पर चोट लगी है और तुमने मुझे रोका भी। तभी वो लड़का कहता है, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है, हमारे बीच मत पड़ो और यहाँ से निकल। सेरोई ईसीओ से कहता है, मुझे तुमसे जानना है, क्या मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में दखल दे रहा हूँ? अगर तुम इसी तरह चुप रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ईसीओ कहती है, ठीक है, प्लीज क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? ये सुनने के बाद सेरोई ईसीओ का हाथ पकड़ लेता है और उसको बाहर ले जाने लगता है। तो वो लड़का ईसीओ को रोकने लगता है, साथ ही सेरोई के ऊपर हाथ भी उठाता है। तो सेरोई उस लड़के से लड़ने लगता है और उसको काफी ज्यादा मारता है। सेरोई उसके लिए लड़ रहा है, ये देखकर ईसीओ काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती है। बाहर सोहा सेरोई का वेट कर रही होती है। तभी सेरोई बाहर आता है और कहता है, चलो भागो यहाँ से। वो तीनों भागते भागते काफी दूर चले जाते हैं ताकि वो लड़का उसके पीछे ना आ सके। सोहा पूछती है कि हम लोग भाग क्यों रहे थे? तो ईसीओ बताती है कि इसने मुझे अभी अभी एक लफंगे से बचाया। मुझे पता है कि तुम बहुत महान हो, पर तुम क्या इस लड़की को बचाने के लिए भाग रहे थे? सेरोई पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो? तो सोहा झूठ कहती है, नहीं तो मैं कैसे जानूंगी इसे, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि दूसरों को बचाने के चक्कर में कहीं तुम परेशानी में न पड़ जाओ। सेरोई ईसीओ से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो उसने बहुत जोर का थप्पड़ मारा था, काफी दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ, फिर घर जाकर आराम करना, अब हमें जाना होगा। मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं कभी किसी का एहसान नहीं रखती, तो क्या कॉफी पियोगे मेरे साथ? तो सोहा कहती है, नहीं, ये नहीं आएगा, तो बेकार में इसको फोर्स मत करो। सेरोई कहता है, कॉफी फिर कभी पी सकते हैं, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम अपने पब को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते थे ना, मैं कुछ टिप्स दे सकती हूँ, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर सेरोई सोचने लगता है। फिर अगले सीन में हम उन तीनों को साथ में कॉफी शॉप में बैठा हुआ देखते हैं। ईसीओ पूछती है, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? तो सोहा कहती है, हम दोस्त हैं, पर सेरोई मुझे लाइक करता है, वो भी 10 साल से। सेरोई थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, तो वो कॉफी लाने चला जाता है। सोहा ईसीओ से कहती है, तो तुम सोशल मीडिया पर फेमस हो, इसीलिए जानी पहचानी लग रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें उस जैसे लड़के का अटेंशन क्यों चाहिए? तुम सेरोई को लाइक करती हो क्या? हाँ, सही कहा, मुझे उसका अटेंशन तो चाहिए, पर पता नहीं लाइक करती हूँ या फिर नहीं, पर मुझे उसमें इंटरेस्ट है। सेरोई अट्रैक्टिव तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसी लड़की उसको हैंडल कर पाएगी। उसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है अटेम्प्टेड मर्डर के लिए। सब कुछ जानकर भी उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ईसीओ कहती है, इसीलिए तो वो अट्रैक्टिव लगता है। उम्र के साथ साथ तुम्हारी शर्म भी कम है। उसका पब तुम्हारी वजह से बंद हुआ था और तुम्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। ईसीओ पूछती है, तुम्हें ये कैसे पता? तो सोहा कहती है, हम दोस्त हैं, उसने मुझे बताया। तुम्हारी वजह से उसका पब बंद हो गया, जानती भी हो उसका कितना नुकसान हो गया। ईसीओ कहती है, मेरी वजह से पब बंद हुआ था, ये तुम कैसे जानती हो? थोड़ा अजीब है ना। उसने तुम्हें नहीं बताया, ये बात तो पक्की है, तो तुम्हें पता कैसे चला कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी वजह से पब बंद हुआ? कहीं वो तुम ही तो नहीं थी जिसने पुलिस को कॉल किया था? सोहा कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती है। तो ईसीओ कहती है, अरे कुछ तो बताओ ना, तुम्हें तो घबराना चाहिए और मना करना चाहिए कि तुमने नहीं किया। कहो ना कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती, बताओ ना आखिर तुम अपने दोस्त का नुकसान क्यों करवाओगी? मुझे सच में जानना है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तुम्हारा भी पब वहीं पर है, इसलिए अपने उस दोस्त को धोखा दे दिया जो तुम्हें पसंद करता है। वाह, कमाल की दोस्त हो तुम चाहती क्या हो? तुम्हें हर वक्त उस पे हक जमा कर बैठना है ताकि कोई भी उसके आसपास ना आए। अच्छा, एक बात बताती हूँ, तुम उसे कभी नहीं पा पाओगी क्योंकि सेरोई कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। ईसीओ कहती है, पर अगर उसे पता चल गया कि तुम कैसी हो तो थोड़ा बहुत तो बदल ही जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उसमें बस थोड़ी सी इंटरेस्टेड हूँ। जब सेरोई कॉफी लेकर आता है तो उन दोनों को चुप देखकर पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है? नहीं तो हम क्यों झगड़ेंगे, वैसे ये कमाल की लड़की है, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। तभी अचानक सोहा कहती है, सेरोई, पुलिस में तुम्हारे पब को लेकर कंप्लेन करने वाली मैं ही थी, तो क्या तुम अब भी मुझे लाइक करते हो? ये सुनने के बाद सेरोई काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर वो कहता है, हाँ लाइक करता हूँ, तुम्हारी कोई वजह रही होगी और वो क्या है वो तो तुम ही जानती हो, पर सच कहूँ तो मुझे अभी थोड़ा सा बुरा जरूर लग रहा है। सच बताने के बाद सोहा को वहाँ पर रुकने में थोड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। सोहा चली गई तो
तो सेरोई ईसीओ से कहता है हमें अब चलना चाहिए, तुम्हें अपने पब को प्रमोट करना था ना। अब मैं अंडर एज भी नहीं हूँ तो क्यों ना हम ड्रिंक्स लेते हुए ये बात डिस्कस करें। फिर हम उन दोनों को एक पब में देखते हैं और वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। ईसीओ कहती है तुम्हें बुरा लग रहा है ना कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया जिसको तुम 10 साल से पसंद करते हो। पता नहीं इसको धोखा कहना सही रहेगा या फिर नहीं। उसने इसकी वजह नहीं बताई पर शायद मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड है, शायद इसलिए। अगर मैं उसको पसंद करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी मुझे पसंद करे। प्यार कोई बिजनेस नहीं होता है जिसमें हम अपना फायदा या फिर नुकसान देखें। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। मुझे ये बताओ कि तुमने अपना पब शुरू कैसे किया था, बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा जमा करके। तो ईसीओ कहती है उस जगह को देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुमने किसी भी पब में काम नहीं किया होगा। उस जगह में सिर्फ प्रमोशन की कमी नहीं है, दरअसल वहाँ पर बेसिक्स चीजें ही नहीं है। तुम डिटेल में बता सकती हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ पैशन है, एक्सपीरियंस नहीं। वहाँ का इंटीरियर डिजाइन अच्छा नहीं है, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा बोरिंग है और जगह की अपनी कोई खासियत नहीं है, तो बिजनेस चलेगा कैसे? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो अभी बस 20 साल की हो। तो ईसीओ कहती है मैं सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट का रिव्यू करती हूँ, मैं बहुत सारी जगहों पर गई हूँ, वहाँ का खाना भी खाया है, इन सब के बारे में स्टडीज की है और धीरे धीरे सब कुछ सीख गई। सेरोई ईसीओ के सिर पर हाथ रखकर कहता है तुम वाकई काफी स्मार्ट हो। सेरोई के ऐसा करने से ईसीओ को काफी अच्छा लगता है। तुम्हारे पब का नाम भी अच्छा नहीं है, सूट नहीं करता ना इटेवॉन की इमेज को। तुमने ये नाम क्यों चुना? मेरी लाइफ ना थोड़ी कड़वी है, इनफैक्ट थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कड़वी है। रात को ठीक से सो नहीं पाता, पुरानी यादें, अकेलापन परेशान करते हैं। दानबाम का मतलब है स्वीट नाइट, इसलिए ये नाम रखा। शायद इससे मेरी कड़वी रातें, मेरी तन्हा जिंदगी थोड़ी मीठी हो जाए, बस इसी उम्मीद में ये नाम रख दिया। ईसीओ अपने मन में कहती है अभी अभी कुछ हुआ, जैसे मेरे दिल में कुछ चुभ सा गया। सेरोई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ईसीओ हमसे कहती है अजीब सा हेयरकट वाला लड़का मेरे सामने टल्ली होकर गिरा है, फिर भी मुझे क्यूट लग रहा है। पता नहीं कैसी अजीब सी फीलिंग है। कहता है कि उसकी रातें कड़वी है, उसकी जिंदगी कड़वी है, पर मैं चाहती हूँ कि वो मीठी हो जाए, मैं उसकी जिंदगी में मिठास घोल दूँ। अब जो मैं करने जा रही हूँ शायद दुनिया की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है और मुझे नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि शायद मैं उसको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। यहाँ पर ईसीओ सेरोई को किस करने जाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले दिन सेरोई की नींद हॉस्पिटल में खुलती है। वो कहता है अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सपना था। वहीं हम ईसीओ को अपनी मॉम के साथ बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में ईसीओ कहती है अगर आपकी तरह मैं भी किसी आम लड़के से प्यार कर बैठी और उससे शादी कर ली तो उसकी मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, लाइफ को प्यार जैसी फिजूल बातों पर बर्बाद मत करना, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है मेरी प्यारी बेटी, माँ का दिल तो नहीं तोड़ोगी ना। ईसीओ कहती है मॉम आप कितनी सेल्फिश हो ना, जो सुनकर उसकी मॉम हंसने लगती है। ईसीओ हमसे कहती है इंसान के चॉइसेस ही उनकी जिंदगी बनाती है, हम एक रास्ता चुनते हैं और उससे अपनी किस्मत बुनते हैं, कोई नहीं जानता कि रास्ता सही साबित होगा या फिर गलत। मैं अभी 20 साल की हूँ, मुझे फिलहाल सही और गलत के बीच का फासला नहीं पता। कॉइन टॉस करके देखती हूँ, अगर हेड्स आया तो मैं वो बनूंगी जो मॉम चाहती है और अगर टेल्स आया तो मॉम का दिल टूट जाएगा। ईसीओ कॉइन को टॉस करती है पर वो कॉइन नदी के अंदर गिर जाता है। पता नहीं हेड्स आया होगा या फिर टेल्स, पर टॉस करते वक्त मैं क्या आने का दुआ कर रही थी तो मैंने मान लिया है कि टेल्स आया होगा। फिर हम ईसीओ को दौड़ते हुए दान बम आते हुए देखते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तभी बाहर सेरोई आता है। बाहर ईसीओ को देखकर सेरोई सरप्राइज्ड रह जाता है। सेरोई पूछता है कि कल रात को तुम ठीक से घर पहुँच गई थी ना? तो ईसीओ हाँ कहती है। तो यहाँ पर कैसे आना हुआ? ईसीओ सेरोई के पास आती है और कहती है तुम्हारे साथ रहना है मुझे। ये सुनकर सेरोई हैरान रह जाता है और कहता है क्या कहा तुमने? तो ईसीओ कहती है मेरा मतलब मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर सेरोई फिर से हैरान रह जाता है। ईसीओ हमसे कहती है उसे देखते ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने सही डिसीजन लिया है। मॉम ने सही कहा था, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं कामयाबी और प्यार दोनों हासिल करूंगी। ये कोई मामूली आदमी नहीं है और मैं उसको और ज्यादा खास बना दूंगी, ये मेरा वादा है।